तो बागेश्वर धाम की पूरी कहानी बाद में, पहले अचानक बागेश्वर धाम हिंदुस्तान में सुर्खियों में क्यों, अखबारों में, टीवी पर, न्यूज चैनल पर क्यों? तो असल में इसकी शुरुआत होती है इसी महीने के दूसरे हफ्ते में। बागेश्वर धाम नागपुर में थे और नागपुर में एक रामचरित्र चर्चा का आयोजन था जो चलना था वहां पर करीब 13 जनवरी तक। तो 5 जनवरी से शुरू हुआ था यह आयोजन नागपुर में और वहां पे बागेश्वर धाम को 13 जनवरी तक रहना था और इसी में उनका दिव्य दरबार भी लगना था। लेकिन अचानक कहते हैं, इल्जाम यह है कि 13 जनवरी से पहले ही 2 दिन पहले 11 जनवरी को 2 दिन पहले इस रामचरित्र चर्चा को बागेश्वर धाम ने खत्म कर दिया और नागपुर से वो निकल पड़े। अब यहीं से इस बाबा की चर्चा और विवाद की शुरुआत होती है। हुआ यूं था कि महाराष्ट्र में जादू टोना और अंधविश्वास को लेकर एक कानून है कि वहां पे आप अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे सकते, जादू टोना को बढ़ावा नहीं दे सकते। आपको मालूम है अपने देश में अंधाविश्वास, जादू टोना की वजह से बहुत सारे लोगों की जान भी गई है, बहुत सारे अक्सर हादसे होते रहते हैं। तो इसीलिए महाराष्ट्र में कानून बनाया गया कि जादू टोना या अंधविश्वास को हम बढ़ावा नहीं देंगे। महाराष्ट्र एंटी सुपरस्टिशन एंड ब्लैक मैजिक एक्ट इसको कहते हैं। तो इसी कानून के तहत इसमें करीब 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा है। तो इसी कानून के तहत एक शख्स जो वहां पे इस तरह के अंधविश्वास के खिलाफ मूवमेंट चलाते हैं और उसी की एक कमेटी है, तो उन लोगों ने चैलेंज किया सीधे सीधे बागेश्वर धाम को कि ये जो आप करते हो दिव्य दरबार में कि लोगों को जानने का कि ये जो भी है कौन कहां से आया, बिना उससे बात किए हुए, बिना उसके बारे में जाने हुए आप पर्ची पर लिख के देते हैं इसका नाम ये फलाने जगह से आया, इसकी ये बीमारी है, और फिर आप उसको ठीक करने का दावा करते हैं। तो अगर आप में वाकई ऐसी कोई ताकत, कोई शक्ति है तो फिर ठीक है, आप यहाँ पे उसको साबित कीजिए नागपुर में। और अगर आप अपनी इस दिव्य शक्ति को जो आपको ऊपर वाले ने दे रखी है और आप साबित कर देते हैं कि आप सच में हर एक को पहचानते हैं, हर एक को जानते हैं बिना उसको मिले हुए, तो उस दिन इस कमेटी के लोग जो है वो वहां पे होंगे। और ये असल में कमेटी थी अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति, तो इसके प्रेसिडेंट हैं श्याम मानव। उन्होंने इस दिव्य दरबार को एक तरह से ये कहा था कि एक भूत प्रेत को भगाने की दरबार लगा रखी है बागेश्वर धाम ने और लोगों को ये बेवकूफ बनाते हैं। तो उनका ये कहना था, चैलेंज दिया सीधे सीधे कि अगर आप में वाकई शक्ति है तो फिर आप जो भी उस दरबार में शामिल लोग होंगे हमारी मौजूदगी में, अब इसका मतलब ये था कि जो ये लोग हैं इनके भी कुछ लोग आएंगे, तो किसी के बारे में भी बागेश्वर धाम सच बता दें कि उसकी असलियत क्या है और अपना चमत्कार सबके सामने दिखाएं और दिखाएं कि हाँ वो वाकई किसी का भी सिर्फ चेहरा देखकर उसके बारे में सब कुछ बता सकते हैं। तो ये चैलेंज किया और साथ में ये भी कहा कि अगर उन्होंने अपने इस चमत्कार को साबित कर दिया तो ये कमेटी उनकी 30 लाख रुपए, श्याम मानव की जो कमेटी है अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति, वो 30 लाख रुपए देगी। और अगर नहीं साबित कर पाए तो फिर महाराष्ट्र एंटी सुपरस्टिशन एंड ब्लैक मैजिक एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए, FIR दर्ज होना चाहिए। तो श्याम मानव ने ये चैलेंज किया और इसके बाद से ये विवाद शुरू हुआ, क्योंकि 13 जनवरी तक नागपुर में रहना था बागेश्वर धाम को। लेकिन इस चैलेंज के बाद कहते हैं कि वो 11 जनवरी को ही नागपुर छोड़कर वो वहां से निकल लिए और यहीं से बागेश्वर धाम का नाम मीडिया में लगातार सुर्खियों में है। अब सवाल यह है कि ये पूरा मामला, ये पूरी सच्चाई है या फिर बागेश्वर धाम है क्या, और क्या वो नागपुर से इस चैलेंज को स्वीकार न करने के चक्कर में भागे? तो पहले सफाई, बागेश्वर धाम ने यह कहा कि पहले से उनका कार्यक्रम था छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी और 11 जनवरी को ही ये खत्म करना था। तो 11 जनवरी को खत्म किया, कोई मैं डर कर भागा नहीं, भगोड़ा नहीं हूं और मुझे 11 जनवरी को ही खत्म करना था। साथ में ये भी कहा कि मैं कोई चमत्कारिक नहीं हूं, मैं कोई चमत्कार नहीं करता हूं, मैं भगवान नहीं हूं। तो ये पूरी सफाई मीडिया में अलग अलग चैनलों पर आ रहा है। लेकिन अब सवाल ये कि 27 साल का एक नौजवान जो अचानक बागेश्वर धाम बना, इसकी पूरी कहानी क्या है, कौन है ये, और अचानक जो सुर्खियों में आई ये आपको मैंने अभी बताया ही, कैसे चैलेंज किया गया कि आप अपने चमत्कार दिखाएं और 30 लाख का कहा गया कि हम देंगे।
लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब बागेश्वर धाम या फिर धीरेन्द्र शास्त्री, इनकी पूरी कहानी क्या है? तो असल में बागेश्वर धाम जो है ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक इलाका है गढ़ा, और उसी गढ़े में, अब इस छतरपुर या फिर गढ़ा आप मध्य प्रदेश में शायद वैसे ना समझें, एक और आसान तरीका समझने का वो ये है कि इसी मध्य प्रदेश में और इसी छतरपुर में एक जगह है खजुराहो, आपने नाम सुना होगा, हिस्टोरिकल प्लेस है। तो जो छतरपुर है उसी में खजुराहो भी आता है और उसी में आता है गढ़ा, और इसी गढ़े में ये एक असल में बुंदेलखंड का ये इलाका है, और बुंदेलखंड के अंदर ही ये छतरपुर आता है जो बागेश्वर धाम जहां पर है। पर ये बागेश्वर धाम शुरू से वहां पर नहीं था। इस गढ़ा गांव में असल में एक पहाड़ी हुआ करती थी, और वहां पर एक पहाड़ी थी और एक शंकर जी की मूर्ति लगी हुई थी। लेकिन जहां पे ये पहाड़ी और शंकर जी की मूर्ति थी, वहीं पे बराबर में ही, उस पहाड़ी के बराबर में गांव वालों ने एक तरह से एक शमशान भी बना रखा था, और उस पहाड़ी के करीब जब भी गांव या आसपास के लोगों में किसी की मौत होती तो उसी शंकर जी की मूर्ति और पहाड़ी के करीब उस शमशान में ले जाकर अंतिम संस्कार किया करते। तो कई लोग इसी वजह से, चूंकि अंतिम संस्कार होता था तो उसे मरघट की पहाड़ी भी कहा करते थे उस जगह को, और जहाँ पे अंतिम संस्कार या शमशान होता है उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग भी होते हैं। और ये जो पूरा बेल्ट है बुंदेलखंड का, यहाँ पे अक्सर जादू टोना, ये छोटे छोटे गाँव में ये सारी चीज़ें वहाँ बहुत पुराने ज़माने से चली आ रही है। लोग, उनके पास इतने पैसे नहीं है, डॉक्टर भी ज़्यादातर वहीं पे झोला छाप रहते हैं, छोटे मोटी बीमारियों के लिए इलाज करा लिया तो ठीक, वरना फिर बाबा या फिर जो जादू टोना करने वाले हैं उनके पास ये लोग जाते हैं उम्मीदों से कि बीमारी ठीक कर देंगे, परेशानी दूर कर देंगे, गरीबी दूर कर देंगे। तो वहाँ पे ये अक्सर इस मरघट पहाड़ी के पास ऐसे बहुत सारे लोग जादू टोना भी किया करते थे। धीरे धीरे वक्त बीता, फिर ये जो अपने बागेश्वर धाम यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री हैं, इनके दादाजी ने उसी पहाड़ी के पास एक बालाजी यानी हनुमान की मूर्ति लगाई, और फिर वहीं पे एक छोटा सा मंदिर बनाया। अब उस मंदिर में पूजा शुरू, और धीरेन्द्र शास्त्री के दादा जो है वो वहां पे बाकायदा पूजा पाठ किया करते थे, और उन्हें दादा गुरु भी कहा जाता था। तो वहीं से इस एक तरह से बागेश्वर धाम की बुनियाद पड़ी उस मरघट पहाड़ी के करीब गढ़ा इलाके में, जो खंडवा के छतरपुर में आता है। फिर धीरे धीरे वक्त बीता, धीरेन्द्र शास्त्री के दादा की मौत हो गई। उनके पिता जो है वो किसान थे, खेती बाड़ी किया करते थे। धीरेन्द्र शास्त्री बड़े हुए तो फिर पढ़ाई लिखाई, करीब कहते हैं 12वीं तक पढ़ाई लिखाई की। 12वीं तक पढ़ाई लिखाई करने के बाद फिर वो भी इसी मरघट पहाड़ी की तरफ रुख करते हैं, जहाँ दादा ने ये मंदिर बनाया, हनुमान जी की मूर्ति लगाई, और उसी जगह पर अब ये एक बागेश्वर धाम धीरे धीरे एक तरह से कहें तो सामने आता है। लेकिन शुरुआत में इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, बागेश्वर धाम की तरफ नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ भी नहीं। फिर कहते हैं कि जब ये बागेश्वर धाम की बुनियाद रखी गई और दादा के बाद जब धीरेन्द्र शास्त्री ने इसकी कमान संभाली, तो उस वक्त वहां के लोकल मीडिया को बुलाया गया था, और ये रिकॉर्ड पर है। और लोकल मीडिया को बुलाकर कहा गया था कि बागेश्वर धाम है और यहाँ बहुत सारे चमत्कार होते हैं। तो लोकल मीडिया के लोग गए वहां पर, तो पूछा गया क्या क्या चमत्कार होता है। तो एक ही बताया गया था कि इस मंदिर में अगर कोई बल्ब लगाए तो बल्ब फूट जाता है, टूट जाता है। कुछ लोगों के इंटरेस्ट की चीजें थी, बाकी लोगों ने इसे छोड़ दिया। फिर लोकल मीडिया में कुछ कुछ खबरें छपी, उसके बाद नेशनल मीडिया ने भी इंटरेस्ट दिखाया नहीं। आपको पता है अपने बाबाओं की कहानियों की तो बाढ़ रहती है, भरी रहती है। तो शुरुआत में किसी का ध्यान इस बागेश्वर धाम की तरफ गया ही नहीं, न धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ गया। धीरे धीरे वक्त बीता, अब छोटी मोटी लोकल मीडिया में धीरेन्द्र शास्त्री की चमत्कार की कहानियां आती रही। हालांकि वो एक कथावाचक के तौर पर इस मंदिर में कथा सुनाया करते हैं। फिर इसके बाद मीडिया में इतना कुछ हुआ नहीं, तो सोशल मीडिया जब धीरे धीरे बढ़ने लगी, तब धीरेन्द्र शास्त्री ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। और इसके बाद सोशल मीडिया पे जब वो आए तो फिर अपने चमत्कार और बागेश्वर धाम की जब चीजें वीडियो डालने लगे, तो फिर थोड़ी थोड़ी सुर्खियां मिलनी शुरू हुई। इसके बाद फिर एक अपने न्यूज़ चैनल भी होता है, एंटरटेनमेंट चैनल भी होता है, और धार्मिक चैनल भी है, जो पूरे पूरे दिन आपने देखा होगा अलग अलग कथा और ये सारी चीज़ें जिस चैनल पर टेलीकास्ट होता है। तो ऐसे ही एक चैनल के साथ 2-3 सालों तक बागेश्वर धाम की इस कथा को और बाकी वहाँ पे जो सारी चीज़ें होती है उसको टेलीकास्ट किया गया।
वहां से थोड़ा और ये पॉपुलर हुआ। फिर इसके बाद यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया पर अलग अलग तस्वीरें, वीडियो, लाइव कथा, लाइव चमत्कार, वो वैसी तस्वीर जब आनी शुरू हुई तो फिर ये और मशहूर हुआ। अब उसमें ये कहा जाने लगा कि खासतौर पर बागेश्वर धाम में वो लोग आते हैं जो एक तो परेशान हाल होते, दूसरा शायद भूत प्रेत। तो ऐसे कई वीडियो हैं जिसमें लोग आ रहे हैं, अजीब तरह का वो बर्ताव व्यवहार कर रहे हैं, और धीरेन्द्र शास्त्री जो है मंत्रोच्चार के बीच हाथ उनकी तरफ करते और वो सब फिर एक एक कर ठीक होते जाते। तो ये सारी चीजें वीडियो पे आने लगी। लेकिन असली जो मशहूर हुए धीरेन्द्र शास्त्री, वो ये हुआ कि जब पर्ची कटनी शुरू हुई और लोग आने लगे बागेश्वर धाम में और दिव्य दरबार लगने लगा, और दिव्य दरबार में बिना किसी को जाने उसके बारे में वो सब कुछ बताने लगे। अब ये चीजें लाइव भी दिखाई जाने लगी, ये चीजें सोशल मीडिया पर भी आने लगा। तो अब उसके लिए ये होता कि तो शख्स कैसे किसी के बारे में यूं ही जान सकता है, और कौन कौन हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से आ रहा है, लेकिन अब उसका नाम ये है, उसके पिता का नाम ये है, वो यहाँ रहता है, उसके परिवार में ये मुश्किल है, वो इसलिए यहाँ आया, उसके मन में ये 5 सवाल हैं, ये 6 सवाल हैं। ये सारी चीजें को कैसे, मन की बात कैसे समझ सकता है। और ये लाइव परफॉर्म करके धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार वो दिखाने लगे। तो अब इससे लोग जो है जो ज्यादा खिंचते चले गए कि ये तो चमत्कार है, क्योंकि सामने वाले के दिमाग में क्या है, सामने वाला क्या सोच कर आया, किन सवालों के साथ आया, किन परेशानियों के साथ आया, बिना बोले हुए सामने बागेश्वर धाम सरकार बता रहे। अब आलम यह हुआ कि इसी के बाद फिर सोशल मीडिया के जरिए देश नहीं फिर विदेश में भी नाम शुरू हुआ। यह भी कहा जाता कि फिर वो लंदन भी गए और वहां पे भी दिव्य दरबार लगाया। अब ये जो पर्चियां कटनी शुरू हुई तो वहां पे ये था कि बागेश्वर धाम आए, वहां पर एक तो एक नारियल आप बांधे, फिर आपको ये जो पर्ची और अर्जी है, असल में ये था कि ये हनुमान जी की तरफ से होगा और उसके जरिया बनेंगे धीरेन्द्र शास्त्री। तो पर्चियां कटने लगी, लोग आने लगे। अब इतने सारे भीड़ और लोग आने लगे कि हर एक के तो नंबर आ नहीं सकता था, लेकिन उनमें से कुछ ही लोगों के नंबर आते। कुछ लोगों ने इल्जाम लगाया कि जो पर्चियां कटती थी उसमें 1000 रुपये लिए जाते थे, और 1000 में से अगर मान लो 10,000 लोगों की पर्चियां ली गई तो कुछ 5, 7, 10, 20 बस वही उन्हीं की बातें हो रही है, बाकी सब की बातें नहीं हो रही हैं। तो ये भी उनके विरोधी इल्जाम लगाने लगे। अब हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है नहीं मालूम, लेकिन इस पर्ची और ये कि बिना सामने वाले की सुने कि एक शख्स आया बैठा और वो अपनी मुसीबत बताए उससे पहले ही वो लिख कर उसके बारे में रखे हुए कि ये तुम्हारा नाम है, तुम मेरे पास ही आए, तुम अगर कुछ पर्ची पर लिख कर आए तो तुम्हारी पर्ची में इतने सवाल हैं, और ये दिखाया जा रहा है। तो इससे और ज्यादा फेमस होने लगे। तब यही था, इसी को लेकर फिर नागपुर में जो शुरू हुआ कि दिव्य दरबार के नाम पर एक प्रेत दरबार लगाते, भूत प्रेत भगाते और सामने वाले को मतलब बिना जाने हुए उसके बारे में सब कुछ बता रहे। तो ये ज्ञान कहां से आ सकता है? हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं इसको माइंड रीडिंग और क्या क्या चीजें हैं, लेकिन खैर उसके बारे में मुझे जानकारी इसलिए नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ फैक्ट्स रख रहा हूं। तो विवाद वहां से शुरू हुआ नागपुर से, और मशहूर जो हुए बागेश्वर धाम वो इस वजह से कि सामने वाले को बिना कुछ जाने वो उसके बारे में सब बता रहे हैं। अब यहां तक तो ठीक है। अब आज का एक किस्सा है, और आप लोगों से पता नहीं किसकी पहुंच है, वहां तक देखना चाहिए, लेकिन मुझे भी मालूम नहीं उस चैनल का नाम। आज बागेश्वर धाम इस वक्त छत्तीसगढ़ में है, रायपुर में, और 19 तारीख से उनका वहां पे भी दिव्य दरबार और वो कथा चल रही। और आज खुद मैंने जब देखा तो उसमें यह था कि उनका ये कहना था कि शासन प्रशासन ने कहा है कि 4 लाख लोग आज मौजूद हैं, पंडाल में भीड़ विजुअल में दिख रहा है। अब इसी दौरान ये न्यूज चैनल पर और मीडिया में अंधविश्वास, जादू टोना और लेकर बागेश्वर धाम पर उंगलियां उठाई जा रही है। तो आज तमाम नेशनल टीवी के जो रिपोर्टर थे वो उस जगह पर मौजूद, और ये था कि बागेश्वर धाम से सवाल पूछना है कि जो इल्जाम लग रहा है आप नागपुर से क्यों भागा है, आप चमत्कारिक आदमी हैं, आप चमत्कार करते हो, आप कैसे जान लेते हो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, आप बोलते हो, सारी चीजें पूरे विवाद को लेकर। तो हुआ ये कि इसको लेकर बागेश्वर धाम थोड़े नाराज भी। आखिरी में ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, बागेश्वर धाम के ही शायद चैनल पे है, तो कहीं टाइप करके आप देखिएगा, मिल जाएगा। तो उसमें लास्ट में ये होता है कि बागेश्वर धाम कहते हैं कि मेरे ऊपर अंधविश्वास और इन सारी चीजों का इल्जाम लगाया जा रहा है। फिर वो चुनौती देते हैं कि ये जो मीडिया मेरे को बदनाम कर रही है, मैं सनातनी हूं, सनातनी धर्म की रक्षा कर रहा हूं, लेकिन
मुझे अंधविश्वासी बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मैं नागपुर से डर के भागा, मैं भगोड़ा। पर बोले कि आज मैं बताता हूं कि मैं अंधविश्वास नहीं फैला रहा और मैं साबित करूंगा। अब एक ओपन प्लेटफॉर्म पर जहां मीडिया के तमाम लोग हैं, पंडाल में लाखों भक्त हैं और बागेश्वर धाम कहते हैं कि आज मुझे मेरे मतलब हनुमान ने इजाजत दी है, तो आज मैं पहली और आखिरी बार सफाई दूंगा और उसके बाद कभी सफाई नहीं दूंगा खुद पर लगे इल्जामों के बारे में। इसके बाद दो चीजें होती हैं, वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा उसमें, वीडियो अगर आप लोग देखें तो। हम लोग दिखा नहीं सकते क्योंकि वो कॉपीराइट का इशू है। पहला, वो मीडिया वाले से कहते हैं कि आप लोग आपस में तय कर लो कि आप में से दो रिपोर्टर ऐसा कौन है जो मेरे सामने आएगा, और उन दो रिपोर्टर के मन में क्या चल रहा है, वो कौन है, क्या है, कहां से आया है, उसका परिवार क्या करता है, मैं बता दूंगा। बल्कि मैं ये भी बता दूंगा, आप लोग तय करोगे कि वो दो रिपोर्टर कौन मेरे पास आने वाला है, मुझे अभी नहीं मालूम, आपको तय करना है, पर मैं उसका नाम पहले से पर्ची पर लिख कर रख लूंगा। यानी कि जब तक आप तय करोगे, मुझे पता है पहले से कि इस सारे मीडिया की जो भीड़ है वहां पे करीब 30-40 चैनल के जो रिपोर्टर थे, शायद ज्यादा हों, तो उनमें से दो कौन आएगा, ये जो 30-40 आपस में तय करेंगे, वो मुझे पहले से मालूम है और मैंने पेपर में लिख लिया। थोड़ी देर तक के इधर उधर होती है, कुछ और वो बात करते, फिर कहते हैं कि लगता है आप लोग आपस में तय नहीं कर पा रहे, तो चलो पहला मैं करता हूं, मैं ही बुलाता हूं। एक फीमेल रिपोर्टर की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि आप आओ। एक महिला रिपोर्टर बागेश्वर धाम के करीब जाती है, कहते हैं चलो तुमको तो मैंने बुला लिया। बहुत सारे लोग कैसे कह सकते हैं कि हमारी पहले से जान पहचान है, हमारी सेटिंग है कि तुमको बुलाया ताकि हम लोगों को बेवकूफ बना सके और हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं सब कुछ, तो अब इसको कैसे साबित किया जाए, तो एक काम करो। अब वो उस महिला रिपोर्टर से कहते हैं, फीमेल जर्नलिस्ट से, कि अब एक को आप लेकर आओ, इस पूरी पंडाल से किसी को भी, एक ऐसे शख्स को आप खुद चुनो और मेरे पास लेकर आओ, पर उससे पहले मैं ये पर्ची पे लिख रहा हूं कि आप किसको लेकर आओगे, मैं उसका नाम पूरा, उसका सब कुछ लिख कर रखूंगा। अभी आपको पता नहीं है मतलब कि आप किसे लाने वाले हो, मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन आप जाओ, जहां से, जिस तरफ से, जिस शख्स को लेकर आना है आप लेकर आओ, बट मेरे पास उसका नाम पहले से है। तो तुमको बुलाया ये तो सबको पता है, लेकिन तुम किसको बुला रही हो ये मैं पहले से कैसे समझ सकता हूं, लेकिन मैंने पर्ची पे उसका नाम लिख दिया। इसके बाद वो कैमरा चलता है और वो फीमेल जो रिपोर्टर है वो घूमती है पंडाल की तरफ, अपने जर्नलिस्ट साथियों में से किसी को नहीं लेती है, और बहुत आगे जाने के बाद वो एक महिला की तरफ इशारा करती है और उस महिला को अपने साथ लेकर आती है। अब वो जब वो महिला को साथ लेकर आती है तो पर्ची पहले ही बागेश्वर धाम में लिख रखा था, वो पर्ची उठाते हैं, उसके बाद वो महिला के बारे में बताते हैं, उसके बच्ची थी शायद, तो उसके पैर में कुछ प्रॉब्लम, बीमारी, वो सारी। तो ये उन्होंने फिर सबके सामने कहा कि देखो मैंने इस जर्नलिस्ट को तो बुलाया, लेकिन ये किसे बुलाएगी मुझे नहीं मालूम था, पर उसके बारे में मैं पहले से रखा हुआ था, ये पहला हो गया। अब फिर ये कहते हैं कि अब तो कोई मुझे अंधविश्वासी नहीं बोलेगा, उसका कहते हैं एक लास्ट चांस और देता हूं। फिर वो एक नाम लेते हैं और कहते हैं कि ये नाम है, इस नाम के साथ यहां पे खड़े हुए किसी एक जर्नलिस्ट का रिश्ता है, वो उसका शायद रिश्ते में चाचा लगता है, तो जिसके चाचा का नाम ये है वो रिपोर्टर मेरे पास आ जाए। इत्तेफाक से एक रिपोर्टर एबीपी न्यूज चैनल के आगे आता है और वो बताता है कि हाँ ये नाम जो आपने बताया वो शायद चाचा ही थे। फिर वो पर्ची उठाते, उससे पहले उसी का नाम लिखा हुआ कि तुम्हारा एक भतीजा, भतीजे का नाम ये है, बोलता हाँ यही है। तुम्हारे भाई ने अभी कोई नया घर खरीदा है, तो रिपोर्टर कहता हाँ 2 दिन पहले ही गृह प्रवेश हुआ है। तो वो सारी चीजें बता दी। उसके बाद वो रिपोर्टर कहता है कि मैं कभी भी मतलब अपनी जीवनी, अपनी लाइफ, अपने रिलेटिव, घर कहाँ रहता हूँ ये शेयर नहीं किया, लेकिन बागेश्वर धाम को सब पता। वो कहता जो भी कहा सब सच कहा है। अब इसके बाद वो कहते अच्छा तुमको एक सवाल पूछने का मौका देता हूं। हालांकि यहां पे उस रिपोर्टर ने थोड़ी गलती कर दी, उसने सवाल खुद के बारे में पूछ लिया। उसने कहा कि मैं अपने मीडिया के पेशे में और कितना बेहतर कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं ये बताइए, जबकि उसको सवाल बाबा से ही रिलेटेड कुछ पूछना चाहिए था। खैर इस पर बागेश्वर धाम ने कहा कि तुम्हारी उन्नति, तरक्की होगी, प्रमोशन होगा, ये सारी चीजें। फिर 2 मंत्र लिख के दिया कि ये मंत्र पढ़ना और बेहतर करोगे। और फिर अचानक सबसे जो मतलब इस पूरी कहानी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो अब आता है। ये करने के बाद अब बागेश्वर धाम कहते हैं एक तरफ एक और पर्ची थी, उठाया, कह रहा तुम्हारे लिए एक और पर्ची रखी हुई है।
इस पर्ची में वो चीजें लिखी हैं मैंने जिसका राज सिर्फ तुम जानते हो या मैं जानता हूं और कोई नहीं जानता। साथ में वो एक लाइन बोलते हैं कि इस पर्ची में एक कमरे का पूरा सच है। उसके बाद वो फिर कहते कि मैं सार्वजनिक रूप से नहीं पढ़ूंगा, लेकिन हां तुमको भरोसा हो जाए 2 लाइनें तुम पढ़ सकते हो। उसके बाद वो आधा मोड़ के उस रिपोर्टर की तरफ करते हैं और 2 लाइन बोलते हैं कि वो आएगा और उसकी मतलब एग्जैक्ट कुछ लाइन मैं भूल रहा हूं, बट 2 लाइन। अब वो कैमरा जो है बागेश्वर धाम और रिपोर्टर पर है, दोनों पर। रिपोर्टर का चेहरा जो है वो एकदम मतलब हैरत में है और फिर वो पर्ची रख ली जाती है। अब रिपोर्टर जो है उसी मंच से बागेश्वर धाम की जय हो, बाबा बागेश्वर धाम की जय हो और मैं पूरा भरोसा करता हूं, वो सब कुछ बोल देता है। और इसके बाद खैर वहां से ये सभा खत्म हो जाती है। तो जर्नलिस्ट को अपनी वो दिखाने के लिए कि अंधविश्वास ही नहीं हूं मैं, ये भी, और दूसरा 2 जर्नलिस्ट को, बाकी जर्नलिस्ट को दिखाने के लिए कि मुझे सब पता है, ये भी लाइव उस चैनल पर लिखा है। इसका आपको लिंक मिल जाएगा, आप अगर देखेंगे बागेश्वर धाम में कहीं भी। तो ये हुआ। अब सवाल ये कि 27 साल की उम्र में ये चलो जादू टोना या शक्ति कहां से, इसके अलावा और क्यों विवाद में रहे। तो बागेश्वर धाम पर विवाद एक बयान को लेकर हुआ था हाल में, पठान फिल्म आ रही है कि पठान फिल्म का बायकॉट करो। एक और विवाद शुरू हुआ था कि एक बुलडोजर खरीदो, सब कमजोर मत बनो, उसको लेकर काफी विवाद मीडिया में रहा। एक तीसरा था छूत और अछूत को लेकर कि एक शख्स आया विजय नाम का और कहते हैं कि वो वीडियो चल रहा था और वो जब आ रहा पैर छूने लगा तो बागेश्वर धाम ने कहा कि नहीं तुम पैर मत छू, अछूत हो। लेकिन खैर उसके ऊपर सफाई भी दी और बाद में उस वीडियो में ये कहते हुए सुनाया जा रहा कि तुम पैर मत छू, हम अछूत हैं। तो बागेश्वर धाम ने खुद के लिए बात कही। अब इसकी सच्चाई नहीं मालूम कि ये बाद में हुए या पहले से यही था। तो कुल मिलाकर चमत्कार, विश्वास, अंधविश्वास, इन सारी चीजों की वजह से एक बाबा पिछले 3-4 दिनों से अपने देश में बाकी तमाम मुद्दों को छोड़कर सुर्खियों में है, हेडलाइंस है, इंटरव्यू के लिए होड़ मची हुई है और आगे आगे देखिए होता है क्या। तो बहुत सारे लोग की फरमाइश थी आज स्पेशली कि आप बागेश्वर धाम की कहानी सुनाएं, तो इसीलिए मुझे ये कहानी आपको सुनानी पड़ी। और मुझे लगा कि चूंकि अभी 2 चीजें एक और है, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज रह गई। कहते हैं कि ऐसी बहुत सारी पर्चियां जो कटती हैं, पर्चियां मिलती हैं जो जिनकी अर्जियां लग जाती हैं और फिर बागेश्वर धाम बताते हैं, उसमें एक और चीज है। जिस किसी के खिलाफ पुलिस केस है, कोई मुकदमा दर्ज है या उसने कानून तोड़ा है, जुर्म किया है, उसके बारे में बागेश्वर धाम उसको कोई उपाय नहीं बताते और ना कुछ बताते हैं। तो ये किसी ने पूछा ऐसा क्यों, तो ये कि कहीं ऐसा ना हो कि इस चक्कर में वो कानून के लपेटे में आ जाए। तो कभी भी जो इस तरह के कानून का उल्लंघन करने वाले पहुंचते हैं कि अब मान लीजिए अगर कोई पुलिस से भागा हुआ और बाबा से जाकर पूछ दे भागा हुआ और कैसे भागते हुए बच सकता हूं, तो ये एक तरह से रास्ता दिखाना हो जाएगा। तो ऐसे में तो फिर कानून की कई धाराएं लपेटी जा सकती हैं। तो ये भी कहा जाता है कि इस तरह के लोगों का जो क्रिमिनल हैं या फिर कानून को जिनकी तलाश है, उसके बारे में कोई उपाय नहीं बताया जाता है। तो ये थी कहानी। इस वक्त अपने देश में हर चैनल अखबारों में छाए हुए बागेश्वर धाम की। दोस्तों, हमारे बागेश्वर धाम बाबा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आज की स्टोरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें। दोस्तों, आप हमारी कहानी कितने बजे सुन रहे हैं, कहाँ से सुन रहे हैं, ये हमें कमेंट में बताना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।